तो हम कर रहे हैं रिवीजन इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। इसमें पढ़ना है भारत की जैव विविधता का कार्य योजना एनवीटी की 6वीं रिपोर्ट। सीवीडी की 2 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इसमें कार्य योजना बनाती है सीवीडी और राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी करती है। तो एनवीटी की अपन को 6वीं रिपोर्ट पढ़नी है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, जैव विविधता के संबंध है, बायोडायवर्सिटी वाला है ये चैप्टर। तो इसकी 6वीं रिपोर्ट एनवीटी 6वीं रिपोर्ट। सीवीडी के अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 26 के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, राष्ट्र की जैव विविधता के लिए कार्य योजना एनवीटी, यह समस्त दस्तावेज तैयार करना और राष्ट्रीय रिपोर्ट्स जमा करना 2 अनिवार्य कार्य किए गए हैं। तो सीवीडी के हैं ये कार्य, यानी सीवीडी क्या करती है कि राष्ट्रीय जैव विविधता में कार्य योजना बनाती है और दस्तावेज तैयार करती है, यानी रिपोर्ट जमा करती है। भारत ने 1999 में अपनी प्रारंभिक जैव विविधता रणनीति बनाई थी। भारत ने सबसे पहली रणनीति 1999 में बनाई थी जैव विविधता के लिए। 2000 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के रूप में संशोधित आकलन किया गया। 2008 में इसमें संशोधन हुआ। इसका उद्देश्य 2006 की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के साथ, 2006 की जो पर्यावरण की नीति थी, तो पर्यावरण नीति के साथ जैव विविधता एजेंडे को संरेखित करना था। फिर 2011 और 2020 में जैव विविधता आईची रणनीति योजना को शामिल किया गया। तो आईची लक्ष्य जो थे, तो 17 लक्ष्य थे, वो आईची लक्ष्य जो भी, तो उन्हें एनवीटी में, यानी रिपोर्ट में, जो 6वीं रिपोर्ट है उनको 2024 में अपडेट किया गया। और NBSAP यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी स्टैंडर्ड एक्शन प्लान कहते हैं, वर्तमान में लागू है और 12 मुख्य लक्ष्य निश्चित किए गए हैं इसके। तो 12 मुख्य लक्ष्य हैं इस रिपोर्ट के। NBAP राष्ट्रीय जैव विविधता यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी स्टेट एक्शन प्लान जो है, तो इसके तहत 12 बायोडायवर्सिटी टारगेट हैं। एनवीसीटी का पहला टारगेट है 2020 तक जैव विविधता और उसके सतत संरक्षण के बारे में जागरूकता करना। तो जैव विविधता के बारे में सतत का संरक्षण करना और जागरूक करना सब लोगों को। दूसरा लक्ष्य 2020 तक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाना, गरीबी कम करने की रणनीति में जैव विविधता मूल्यों को शामिल करना, यानी गरीबी दूर करने में जैव विविधता को भी शामिल किया जाए। 2020 तक प्राकृतिक आवासों की रक्षा, प्राकृतिक आवास हैं जो, उनकी आवासों की रक्षा रणनीति विकास क्रियान्वयन करना। 2020 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को प्रतिबंधित करना। और 5वां है कि कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में सतत प्रथाओं को अपनाना, कृषि वानिकी अपनाई जाए, मत्स्य पालन किया जाए। भारत में 20% से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना। तो भारत का जो मतलब 20% क्षेत्र कवर है करना और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है। 2020 तक पौधों, जानवरों और महत्वपूर्ण प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना, पौधों की आनुवंशिक विविधता, जैव विविधता और जानवरों की जैव विविधता प्रजातियों को संरक्षित करना। 8वां है 2020 तक मानव के लिए आवश्यक परिस्थिति तंत्र सेवाओं की पहचान और संरक्षण करना। 2015 तक आनुवंशिक संसाधनों का नागोया प्रोटोकॉल लागू करना। तो आनुवंशिक संसाधन है तो नागोया प्रोटोकॉल लागू करना। 10वां लक्ष्य है कि एक अद्यतन जैव विविधता कार्य योजना स्थापित करना। और 11वां लक्ष्य पारंपरिक जैव विविधता ज्ञान संरक्षण को मजबूत करना। परंपरा ज्ञान विकास है, पारंपरिक जैव विविधता ज्ञान विकास को संरक्षित करना, मजबूत करना। 2011-20 में 11 में और 2020 में जैव विविधता रणनीति योजना के लिए संस्थानों में वृद्धि करना, जैव विविधता संसाधनों में वृद्धि करना। इस तरह से ये लक्ष्य है। फिर 6वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट, तो इनकी सीवीडी के अनुच्छेद 6 और 26 के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना समान दस्तावेज तैयार करना और राष्ट्रीय रिपोर्ट जमा करना 2 अनिवार्य कार्य हैं। तो राष्ट्रीय जैव विविधता की कार्य योजना बनाना और रिपोर्ट जमा करना 2 काम है सीवीडी के।
अब तक सदस्य देशों ने 6 रिपोर्ट जमा कर दी हैं। भारत ने 29 दिसंबर 2018 को CBD को अपनी छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट दी थी। तो 2018 को अपनी रिपोर्ट दी थी, छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट जमा की। भारत इसे करने वाले पहले देशों में शामिल है और विशेषकर जैव विविधता समृद्ध देश में है। राष्ट्रीय रिपोर्ट NBR यानी नेशनल रिपोर्ट है जो राष्ट्रीय रिपोर्ट भारत में 12 राष्ट्रीय विविधता लक्ष्यों को पूरा करने में किए गए प्रगति को दर्शाता है। राष्ट्रीय रिपोर्ट निष्कर्ष शामिल है कि भारत का वन कवर बढ़ रहा है और जैसे कि 15वें भारतीय वन राज्य रिपोर्ट में 2017 में बताया गया है, तो भारत का वन कवर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य, भारत ने NBTS यानी भारतीय जैव विविधता लक्ष्य को पार कर लिया है और 8 जो लक्ष्य थे उनमें से 2 को भारत ने क्या किया, 2 को पार कर लिया है और 8 और प्राप्त करना पूरी तरह टारगेट पर है, 8 और पूरी करने के टारगेट पर है। 2 लक्ष्यों के लिए भी प्रयास जारी है। भारत में भूगोल क्षेत्र का अधिकांश 20% क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में शामिल है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 20% क्षेत्र जो है जैव विविधता के लिए है और IG 11 के स्थानीय घटक हिस्से को पार करता है। तो 15 तक से लेकर अब तक 75% अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जारी करते हुए भारत ने ABS पर नागोया प्रोटोकॉल को क्रियान्वित कर लाभ बढ़ाने के महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो जैव विविधता पर 75% अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र जारी किए हैं और नागोया प्रोटोकॉल जो था कार्यक्रम उससे लाभ बढ़ने के महत्वपूर्ण प्रगति की है। वह शेरों, हाथियों, एक सींग वाले भारतीय गैंडे की आबादी में यानी बाघ, हिम, तेंदुआ आदि की वृद्धि हुई है। तो इसमें शेर, हाथी हैं, एक सींग वाले गैंडे हैं, तो इनकी आबादी में वृद्धि हुई है। गैंडा 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग लुप्त हो चुके थे, तो गैंडा शुरुआत में लुप्त हो चुके थे लेकिन अब सही है। भारत में दर्ज की गई प्रजातियों में केवल 0.08% अति दुर्लभ है, जो वैश्विक स्तर पर 0.3% है। तो अति दुर्लभ भारत में 0.8 है, जो विश्व स्तर के 0.3% है। फिर खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए कृषि मतलब खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण क्या है, कृषि और मत्स्य पालन और वन संसाधन प्रबंधन लागू किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए वन हो, कृषि हो, मत्स्य पालन हो, कृषि योग्य पौधों, पशुधन और जंगली संबंधियों की आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। तो क्या है, कृषि योग्य जो पौधे हैं और पशुधन है उनके जंगली संबंधियों की आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए चल रहे हैं। जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की मान्यता देने, जैव विविधता जो है तो जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देने और संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र बायोडायवर्सिटी रिजर्व यानी भारत में जैव विविधता को जो समृद्ध क्षेत्र में भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र जो बायोडायवर्सिटी रिजर्व है, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा विविधता पाई जा रही है। तो भारत एक मेगा डाइवर्स देश है यानी बहुत ज़्यादा विविधता वाला देश है। भारत विश्व के 17 विशाल विविधता देशों में से एक जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान समृद्ध है। तो 17 विशाल जैव विविधता देशों में से जैव विविधता का पारंपरिक ज्ञान को समृद्ध करने वाला है। हालांकि दुनिया में 2.4 भूमि तक फैला हुआ है और सभी ज्ञात प्रजातियों के 7-8% को शरण देता है। तो जितनी भी ज्ञात प्रजातियां हैं उनमें से 7 से 8% को तो भारत संरक्षण देता है और दुनिया में 2.43% भूमि पर फैला हुआ है। दुनिया की 2% मतलब समझो भूमि पर फैला हुआ है। भारत के पास एक मजबूत संस्थागत कानूनी और नीतिगत ढांचा है, मतलब संरक्षण करने के लिए मजबूत संस्थागत कानूनी नीतिगत ढांचा है। जैव विविधता संरक्षण के लिए समर्पित है और 17 विशाल
विविधता राष्ट्रों में पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 17 जो विशाल विविध राष्ट्र हैं, पृथ्वी की कितने प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती है? 52% पाई जाती हैं, जिनकी स्तनधारी प्रजाति भी शामिल है। फिर ये देश आमतौर पर उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख मानदंडों में 5000 से अधिक स्थानीय पौधों की प्रजाति और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र से निकटता शामिल है। तो 5000 स्थानीय पौधे हैं जिनमें समुद्री पारिस्थितिकी की निकटता शामिल है। फिर इस तरह से भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत के जैव विविधता के भौगोलिक क्षेत्र जो हैं, भारत के विविधता इलाके अद्वितीय स्थलाकृतिक विशेषताएं, भिन्न प्रकार की भूमि, 2 अद्वितीय स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की भूमि है और जल पारिस्थितिक तंत्र बनाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समृद्ध जैव विविधता संपोषित होती है। तो इसके कारण भारत में समृद्ध जैव विविधता है। अध्ययन ने उत्तर और दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर 10 बायोग्राफिकल जोन की पहचान की है। तो भारत में 10 बायोग्राफिकल जोन हैं। देश में 10 बायोग्राफिकल जोन में जंतुओं की 1 लाख से अधिक प्रजातियां और वनस्पतियों की 47,000 से अधिक प्रजातियों के रिकॉर्ड हैं। तो जो बायोग्राफिकल जोन है उसमें 1 लाख यहाँ प्रजातियां हैं और वनस्पति की 47,000, जंतुओं की 1 लाख और वनस्पति की 47,000 प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं। यह प्रदेश बायोग्राफिकल जोन के भीतर 3 अधीनस्थ स्तरों की पहचान करता है। बायोटिक प्रांत, तो बायोटिक प्रांत क्या है? एक क्षेत्र के भीतर एक द्वितीय इकाई बाधाओं या पर्यावरणीय परिवर्तन से अलग, जैसे कि पश्चिम और पश्चिम हिमालय। तो एक क्षेत्र के भीतर है, अद्वितीय इकाई बाधाएं हैं और पर्यावरणीय परिवर्तन से अलग है। फिर भूमि क्षेत्र, एक प्रांत के भीतर तृतीय इकाई जो विभिन्न भू आकृतियों को दर्शाती। तो एक प्रांत है, प्रांत के भीतर एक तृतीय इकाई है जो भू आकृति को दर्शाती है। गुजरात रजवाड़ा प्रांत में अरावली पर्वत और मालाबार पर्वत। फिर बायोम का है, तो प्रत्येक क्षेत्र में दलदली या समशीतोष्ण वन जैसी एक परिस्थिति इकाई है। बायोम दलदली या समशीतोष्ण वन जैसी पारिस्थितिक इकाई है। नीचे दिए गए चित्र पूरे भारत के 10 बायोग्राफिकल जोन के विवरण को प्रदर्शित करता है। तो 10 बायोग्राफिकल जोन बताए गए हैं, जो पश्चिम तट है और पूर्वी तट है, ये बता रहा है। तो 10 बायोग्राफिकल जोन में पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, उच्च ऊंचे ठंडे शुष्क पर्वत क्षेत्र हैं। कई स्थानीय प्रजातियों के साथ अल्पाइन वनस्पति, स्थानीय जीव आते हैं, प्रजातियां होती हैं, अल्पाइन वनस्पति होती है। जंगली भेड़, बकरी, हिम तेंदुआ, काली गर्दन वाली कैर्ण बड़ी आबादी के आवास हैं ये ट्रांस हिमालय। हिमालय क्षेत्र, इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी शामिल है। भारत इंडेक्स, मार्कोर, हिमालयन लहर और ताकिन जैसी लुप्त प्रजातियों के घर हैं जी इसमें। भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र, तो थार और कच्छ के रेगिस्तान है। इसमें वुल्फ यानी सब नहीं पढ़ते हैं, इसमें डेजर्ट कैट, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जैसी लुप्त प्रजातियों का समर्थन है। फिर आर्द्र भूमि क्षेत्र, पश्चिम घाट के रेगिस्तान और घने जंगलों के बीच संक्रमण क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो पश्चिम रेगिस्तान के घाट है जो उसके रेगिस्तानी और जंगली घनों में है। इसमें कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें और मौसमी रूप से अर्ध शुष्क है। शेर, सियार, भेड़िया जैसी लुप्त प्रजातियों के घर हैं। पश्चिम घाट, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र और पश्चिम घाट है। तो पश्चिम घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जैसे जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है प्रजातियों की। प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली अधिकांश कशेरुकी की प्रजातियों का घर है। नील लंगूर है, लायन टेट मकाक है, मालाबार सीवेज स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर ढक्कन का पठार,
भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र दक्कन है। इसमें विविध वन्य जीव प्रजातियों यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र है, विभिन्न प्रजातियों का अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और टाइगर के लिए जैसे चीता, सांभर, नीलगाय और हाथी जैसी प्रजातियों का घर है। चीता, सांभर, नीलगाय, हाथी जैसी प्रजातियों का घर है। गंगा का मैदान तो इस रूप से समरूप क्षेत्र है। गंगा का मैदान स्थानीय रूप से समरूप क्षेत्र है। विशिष्ट जीवों जैसे राइनोसोरस है, हाथी है, भैंस है और दलदली हिरण आदि खरगोश शामिल है इसमें। यह भौगोलिक क्षेत्र का 10.8% है। भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है 10.8% क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत मालयन और भारत चीन जैसे भौगोलिक क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र हैं। तो भारत मालयन और भारत चीन और क्षेत्र इसमें संक्रमण क्षेत्र है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में इंडो बर्मन कहते हैं इसे। कई प्रजातियां जैसे खासी पहाड़ी स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। फिर है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्रों में भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.5 भारत का जो क्षेत्र है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.5% है। और रेतीले समुद्र तटों रेतीला समुद्र तट है, मैंग्रोव मिट्टी, फ्लैट प्रवाल भित्ति और समुद्री एंजियोस्पर्म चारागाहों सहित विविध तटीय आवास हैं। तो चारागाह भी हैं, तटीय आवास हैं। गुजरात के सुंदरवन तक 5,423 किलो लंबी तटरेखा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में 3 उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन क्षेत्रों में से एक है। तो उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन है क्षेत्रों में से एक है। उच्च स्थानिकता और अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के केंद्र हैं। तो उच्च स्थानिकता है यहाँ और अद्वितीय वनस्पतियाँ हैं और जीवों के केंद्र हैं। तो ये है अंडमान निकोबार। और नारकोंडम, हॉर्नबिल और दक्षिण अंडमान क्रेट सहित स्थानीय द्वीप जैव विविधता है। बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में लॉन्च किया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है 1971 में लॉन्च किया गया है। यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है। तो यूनेस्को है तो यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना है। तो लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना है इसका काम। बायोस्फीयर रिजर्व तो जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो प्राकृतिक जैव विविधता को संरक्षण करेगा, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत स्थापित संरक्षित क्षेत्र है। मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने और सतत विकास प्रथाओं को व्यवहारिक बनाने सतत विकास प्रथाएं हैं तो सतत विकास प्रथाओं को व्यवस्थित बनाने के लिए जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व 3 जुड़े क्षेत्र हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है जो सतत विकास प्रथाओं करता है, व्यवहारिक बनाने प्रयोगशालाओं को कुशल कार्य करता है और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम संबंधित क्षेत्र होता है। 3 इसके क्षेत्र होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्रों में एक कोर होता है, सबसे बीच वाला कोर क्षेत्र परिदृश्य है। इसमें पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए कठोरता से संरक्षित पारिस्थितिक तंत्र है। तो कठोरता से संरक्षित है पारिस्थितिक तंत्र है। फिर बफर जोन मुख्य क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से मान्य गतिविधियों की अनुमति देता है। तो मुख्य क्षेत्र जो है
उसके चारों ओर, इस मुख्य क्षेत्र के चारों ओर होता है और परिस्थिति के रूप से मान्य होता है, परिस्थितियों के मानव गतिविधियों की अनुमति देता है और अनुसंधान करने, निगरानी करने, प्रशिक्षण और शिक्षा समर्थन करते हैं इसमें। फिर तृतीय होता है ट्रांजिशन क्षेत्र। इसमें अधिक गतिविधियों की अनुमति देती है और स्थायी आर्थिक और मानव विकास को बढ़ावा मिलता है। तो आर्थिक विकास कर सकता है, मानव का विकास होता है। तो इस तरह से क्षेत्र, ये बीच वाला है बफर क्षेत्र, कोर, फिर बफर, फिर ये ट्रांसजेनिक क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में IUCN श्रेणी 5 संरक्षित क्षेत्र को समान है। फिर भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम सूची के आधार पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 12 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व की नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो 12 जो हैं वो यूनेस्को का हिस्सा हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन्हें याद करना है, इन्हें 12 बायोस्फीयर रिजर्व को। तो इन्हें याद करने का है कि 3 सबसे बड़े क्षेत्रों को याद करें पहले। यहाँ 3 सबसे बड़े क्षेत्र, फिर 3 सबसे छोटे क्षेत्र, फिर 3 सबसे पुराने क्षेत्र, 3 सबसे बड़े, फिर सबसे छोटे 3, फिर 3 सबसे पुराने, 3 सबसे नए और राज्य के स्तर पर और मुख्य प्रजातियाँ। फिर पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में कहाँ है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। नीलगिरी वाला कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में है। 3 राज्यों में बसा है ये। और पश्चिम घाट है, पारिस्थितिक तंत्र पश्चिम घाट जैसा है। प्रमुख प्रजाति क्या है? तो यहाँ नीलगिरी तहर, बाघ है, सिंह, पूंछ मकॉक है, मतलब शेर की पूंछ वाला एक बंदर है। क्षेत्रफल इसका 5520 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है नालंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, पश्चिम हिमालय में है। और हिम तेंदुआ और हिमालयी काला भालू यहाँ होते हैं। हिम तेंदुआ होता है, हिमालय का काला भालू होता है। क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है। फिर मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, 1989 में बना। ये क्या है? तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका के पास वाला, और तटीय है। और यहाँ प्रजाति डुगोग है, डुगोग प्रजाति है। इसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है। फिर नोकरेक है, 1988 में बना। स्थान कहाँ है? तो मेघालय में है। मेघालय में नोकरेक चोटी है ये, और पूर्वी पहाड़ियों पर है, यानी जो गारो खासी जयंती की पहाड़ी है तो वही पहाड़ियों पर है। प्रजाति यहाँ लाल पांडा है, तो ये बंदर जैसी प्रजाति टाइप कुछ है, लाल पांडा। क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है। सुंदरवन 1989 में बना। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, गंगा के डेल्टा। और प्रमुख प्रजातियां रॉयस बंगाल टाइगर है यहाँ। क्षेत्रफल 9630 वर्ग किलोमीटर है। फिर मानस वाला जो है वो 1989 में बना। असम में है, मानस असम में है, और पूर्वी पहाड़ियाँ हैं यहाँ। असम में पूरी पहाड़ियों के पास है। प्रजातियां एशियाई हाथी है, बाघ है, कछुआ है, खरगोश और गोल्डन लंगूर है। क्षेत्रफल 2837 वर्ग किलोमीटर है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 1994 में बना। और दक्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है, और यहाँ प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर एशियाई हाथी है। क्षेत्रफल 4374 वर्ग किलोमीटर है। फिर दिबांग 1998 में अरुणाचल प्रदेश में है और पूर्वी हिमालय में है। तो दिबांग वाला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी हिमालय में है। प्रमुख प्रजातियां मिस्मी, तकिन और कस्तूरी मृग है। प्रजाति कौन है? मिस्मी, तकिन है, कस्तूरी मृग है।
क्षेत्रफल क्या है 5112 वर्ग किलोमीटर है। फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में है। कहाँ है पंचमढ़ी? मध्य प्रदेश में है। अर्ध शुष्क क्षेत्र है और यहाँ प्रजाति विशालकाय गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी है। क्षेत्रफल 4981 यानी 8981 किलोमीटर है। फिर आचन कमान अंडमान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में बना। अंडमान में बना बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में। मध्य प्रदेश आचन कमान आचन कमान है जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पे है और मैकाल हिल्स में, मैकाल पहाड़ी में है। प्रजातियां हैं 4 सींग वाला मृग यानी 4 सींग वाला हिरण, और भारत में जंगली कुत्ता और सरोस सारस यानी सफेद पूंछ वाला गिद्ध इस तरह है, और 3835 वर्ग किलोमीटर में है। फिर कच्छ का महारण 2008 में, कच्छ का महारण 2008 में, स्थान गुजरात में है, रेगिस्तान में है। और प्रमुख प्रजातियां भारतीय जंगली गधा है। क्षेत्रफल 12,854 है, 12,854 वर्ग किलोमीटर में है। कोल्ड डेजर्ट 2009 में, हिमालयी प्रदेश है, पश्चिम हिमालय में है। हिमतेंदुआ प्रमुख प्रजाति है, 7,770 वर्ग किलोमीटर है। कोल्ड डेजर्ट ये हिमालय में है। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2000 में, तो ये सिक्किम में है कंचनजंगा, और पूर्वी हिमालय में है। हिमतेंदुआ लाल पांडा पाए जाते हैं, 2620 वर्ग किलोमीटर में है। फिर है अगस्तमलाया बायोस्फीयर रिजर्व 2021, अगस्तमलाया ये केरल, तमिलनाडु केरल में है और पश्चिम घाट का हिस्सा है। नीलगिरी तहर और एशियाई हाथी यहाँ पाए जाते हैं, यह 3500 वर्ग किलोमीटर में है। फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 1989, ग्रेट निकोबार तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र यहाँ द्वीपीय प्रकार का होता है। खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है ग्रेट निकोबार में। 885 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। फिर डिब्रू सैखोवा 1997 में है, असम में। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में है, पूर्वी पहाड़ियों में है। प्रमुख प्रजाति में सफ़ेद पंख वाली लकड़ी की बतख और पानी की भैंस, काली छाती वाली तोता और बाघ कैप्टेड लंगूर ये पाई जाती हैं। 765 वर्ग किलोमीटर में है। फिर शेषाचलम हिमालय, शेषाचलम जो हिल्स हैं 2010 में है, इस आंध्र प्रदेश में है। पूरी पहाड़ियाँ हैं। प्रजातियाँ कौन है? पतला लॉरस है। क्षेत्रफल 4700 वर्ग किलोमीटर है। शेषाचलम हिल्स 2010 में बना। पन्ना 2011 में बना, मध्य प्रदेश में है। नम पर्णपाती वन है, यहाँ नम पर्णपाती वन परिस्थितियाँ। प्रजाति कौन है? बंगाल टाइगर है, नीलगाय है, सांभर पाया जाता है, सांभर हिरण, स्थानीय भालू पाया जाता है। और 2900 वर्ग किलोमीटर में है जी। फिर यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर, यूनेस्को जो विश्व धरोहर है, तो यूनेस्को मैन जो बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम सूची के आधार पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। तो विश्व में 12 को मान्यता इसने यूनेस्को में दी है, 12 को शामिल किया है। तो कौन कौन से हैं वो 12? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में था, मन्नार बायोस्फीयर 1989 में, सुंदरवन 1989 में, नंदा देवी 1989 में, फिर नौकरेक जो मेघालय में है 1988 में है, पंचमढ़ी 2009 में है, 2009 में 8 में है, सिमलीपाल 1994 में है, ग्रेट निकोबार 1989 में है, और आचन कमान अंडमान निकोबार 2009 में, अगस्तमलाई बायोस्फीयर 2000 में, ख्रोचेंग राष्ट्रीय उद्यान
2000 में और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में। तो इस तरह से ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं 12 जो वहाँ पे हैं। इस तरह से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में